नमस्कार साथियों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल ईडेन ऑफ एजुकेशन में। और पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो ये दो बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो है हमारे पास वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर देखिए, वैसे तो वेक्टर एरिया जो है अपने आप में एक वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसे हम एरिया वेक्टर क्यों कह रहे हैं? फिर अपने आप में एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप सिर्फ ये बात करते हैं कि एरिया ऑफ ए सर्कल, अगर किसी सर्कल का एरिया आपको सिर्फ उसकी बात करनी है तो एरिया ऑफ सर्कल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर ये वेक्टर कब बनेगा? बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं बच्चों जिनमें एरिया का ओरिएंटेशन भी मैटर करता है। बिना एरिया के ओरिएंटेशन के उन क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे या बहुत अच्छे से कैलकुलेट आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज में एरिया का जो रोल होता है उनके लिए एरिया को वेक्टर कंसिडर किया जाता है, जिन पर जो क्वांटिटीज एरिया के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती हैं और जिनमें इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहां पर देखिए, हमारे पास ये सपोज कुछ लाइंस हैं, लाइट स्ट्रीम्स हैं, या फिर ये सपोज आप यूं समझिए कि पानी जा रहा है कहीं पर, इस तरह से। देखिए इस तरह से, और यहां पर मैं तीन एरिया बनाता हूं, तीन एरिया मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। पहला एरिया कुछ इस तरीके का है। देखिए इसमें आप देखिए, इसमें काफी सारे लाइंस जो है इसके अंदर से पास हो रही हैं। दूसरा एरिया देखिए आप, वो ये इस तरीके का कर दिया मैंने। अब देखिए लगभग उतना ही एरिया है, लेकिन ये हमने इस तरह इसको यूं कर दिया। और तीसरा एरिया अब आप देखिए मैंने इस तरह से कर दिया है, ये भी उतना ही एरिया है लगभग। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिया के ओरिएंटेशन हैं, अगर यहां पर मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ लाइंस मुझे कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, ये मुझे कैलकुलेट अगर करना है तो वो सिर्फ एरिया के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि एरिया आपने किस तरह रखा हुआ है। अगर आपने एरिया बिल्कुल वर्टिकल रखा हुआ है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस उसके अंदर से पास हो रही है, लेकिन अगर आपने एरिया को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो नंबर ऑफ लाइंस कम हो गए, और अगर आपने एरिया को बिल्कुल फ्लैट कर दिया तो नंबर ऑफ लाइंस और कम हो गई है। यानी यहां पर ये जो नंबर ऑफ लाइंस हम बात कर रहे हैं ये एरिया के ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करेगा। तो इस सिचुएशन में आपको एरिया को अब आप स्केलर नहीं बल्कि एरिया को अब आप वेक्टर से बताना आपको पड़ेगा, क्योंकि यहां पर उसका ओरिएंटेशन भी मैटर करता है। तो ये एरिया वेक्टर क्या चीज है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एरिया वेक्टर देखिए, ये एक एरिया हमारे पास है इस तरह से देखिए, और इस एरिया पर परपेंडिकुलर ये एक यूनिट वेक्टर है एन कैप, और इसी यूनिट वेक्टर के अलोंग एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है जिसको मैं बोल रहा हूं वेक्टर ds, और इस एरिया का मैग्नीट्यूड है ds। तो ये जो वेक्टर है जो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है एरिया पर, उस वेक्टर को हम कहते हैं एरिया वेक्टर। ये जो हमारा वेक्टर है यहां पर, ये है एरिया
वेक्टर। तो अब आप समझ पा रहे होंगे एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर किसी एरिया पर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एक वेक्टर होता है, ठीक है। उस वेक्टर का नाम क्या है, एरिया वेक्टर। तो किसी भी एरिया का जो वेक्टर होगा वो उस एरिया पर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल कि मैं इस सर्कल पर अगर मुझे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो वो एरिया वेक्टर या तो इस साइड होगा या फिर इससे अंदर की तरफ होगा, उस साइड, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखिए तो यहां पर एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, यहां पर एरिया वेक्टर देखिए इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो वो एरिया वेक्टर जो है इस तरह से हो जाएगा या नीचे की तरफ भी आप बना सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा एरिया वेक्टर, ठीक है, कि क्यों हम एरिया को वेक्टर कह रहे हैं यहां पर। तो यहां एरिया को वेक्टर कहने कब यूज करते हैं, जब उसका ओरिएंटेशन भी मैटर करता है, तब हम एरिया को एज ए वेक्टर यूज करते हैं। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा एरिया वेक्टर, ठीक है। अब इसमें एक और चीज की हम बात कर लेते हैं, एक और चीज जो इसी के अंदर आती है, सॉलिड एंगल, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए सॉलिड एंगल को समझने की कोशिश करते हैं हम। सॉलिड एंगल को, ये एक पॉइंट है हमारे पास P यहां पर, और यहां पर ये एक एरिया है मेरे पास इस तरह से, थोड़ा सा अलग ओरिएंटेशन के साथ मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये इस तरह से, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है r, और इसके लिए जो ये है ये वेक्टर r है। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि डिस्टेंस को। अब आप देखिए कि यहां से मैं बहुत सारी टेंजेंट इस तरह से यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये इस तरह से देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इस तरह से देखिए मैंने ड्रॉ कर दी है ये लाइंस काफी सारी यहां पर, ये इस तरह से देखिए। और अब मैं यहां पर देखिए आप कि एक छोटा सा इस तरह से देखिए एक सर्कुलर एंगल यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए सर्कुलर एंगल, इसी एंगल को हम कहते हैं ओमेगा या डी ओमेगा। तो कोई भी एरिया किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट, जब हम उस एरिया से ड्रॉ करते हैं टेंजेंट को, उस एरिया से उस पॉइंट पर, तो वो जो टेंजेंट एक सर्कुलर एंगल वहां पर क्रिएट करती है, उस सर्कुलर एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल क्या होता है, ये एक सर्कुलर एंगल होता है जो कोई एरिया किसी पॉइंट पर ड्रॉ करता है, और ये ड्रॉ कौन करती है, ये टेंजेंट्स ड्रॉ करती हैं जो उस एरिया को उस पॉइंट से ज्वाइन करती हैं, उनकी वजह से ये सर्कुलर एंगल बनता है, जिसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। अब आप देखिए यहां पर कि अगर मैं इस एरिया का वेक्टर ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो ये एरिया वेक्टर इस तरह से कुछ बनेगा यहां पे, जो कि है यहां पर वेक्टर DA, और सपोज कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, वेक्टर R और वेक्टर DA के बीच का एंगल जो है यहां पर वो थीटा है। तो यहां पर डी ओमेगा को हम कैसे डिफाइन करें, तो डी ओमेगा की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है डी ओमेगा, वो होता है बच्चों DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये यहां पर फॉर्मूला होता है डी ओमेगा का, ठीक है। तो ये डी ओमेगा। अब यहां पर अगर आप बात करें कि ये एक पॉइंट, आप उसको समझने की कोशिश करिए, देखिए ये एक सर्कल मैंने बनाया है यहां पे, और इस सर्कल के अंदर ये एक पॉइंट है, कोई ये एक पॉइंट है, नीचे ड्रॉ कर लेते हैं इसको, और अब यहां पर देखिए ये एक स्मॉल पार्ट में इसका कट कर रहा हूं एरिया का, और ये एक छोटा सा यहां पर डी ओमेगा क्रिएट करेगा, देखिए इस तरह से, ये यहां पर एक डी ओमेगा एंगल इसने बना दिया है ओ पॉइंट पर, इस एरिया DA में, देखिए आप इस तरह से, ये हो गया इधर, देखिए आप, अब आप समझने की कोशिश करिए यहां पर कि ये है डिस्टेंस R, तो यहां पर डी ओमेगा इज इक्वल टू आएगा, बोलिए क्या, DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, देखिए इस तरह से। और अगर आप यहां पर R और DA के बीच का एंगल अगर आप देखना चाहें, R और DA के बीच का एंगल अगर आप देखना चाहें, तो थीटा इज इक्वल टू यहां पर 0 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू मैं यहां पर 0 डिग्री रख रहा हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा DA अपॉन R स्क्वायर, देखिए डी ओमेगा।
अब इसके बाद यहाँ पर एक और डी ए होगा, एक और डी ए होगा, एक और डी ए होगा, और इस तरह अगर मैं सारे डी ए की वजह से डी ओमेगा जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पर उसको ऐड कर दूं यानी इंटीग्रेट कर दूं, तो टोटल ओमेगा कितना आएगा? टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस एट एनी पॉइंट इनसाइड इट, यानी कोई क्लोज सरफेस अपने अंदर किसी पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, मैं उसकी बात अब करता हूं। तो ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ओमेगा, और इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू यहां पर रख लेते हैं इंटीग्रेशन डी ए। देखिए डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर का यहां पर आ जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r², और टोटल सरफेस एरिया इस स्फीयर का होगा 4πr², और ये कैंसिल होके अब आ जाएगा 4π। तो आप लोग ध्यान रखिए कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस अपने अंदर किसी पॉइंट पर जो टोटल सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा वो 4π होगा। अब ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है? तो साथियों ये आप ध्यान रखिए कि टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस एट एनी पॉइंट इनसाइड इट इज 4π, ठीक है? तो ये दो चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी ठीक से, एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल, ठीक है? तो क्योंकि अब हम अपने मेन टॉपिक की बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है बच्चों? तो देखते हैं आगे। तो बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए हम देखिए यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल ड्रॉ की हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो है E। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक एरिया ये रखा हुआ है, यहां पर देखिए ये एक एरिया मैंने यहां पर रखा हुआ है, और यहां पर ये एक एलिमेंट्री एरिया मैं कंसीडर कर रहा हूं। ये एक स्मॉल एरिया है, ये एक स्मॉल एरिया है जिसका एरिया वेक्टर है वेक्टर ds या dA भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और ये पूरा एरिया s है। तो अब आप समझने की कोशिश करिए, यहां पर कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया के अंदर से पास हो रही हैं, लेकिन सारा पास नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक है? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस प्रेजेंट होता है, सो जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया उस सरफेस के अंदर से पास होगा, दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही है। जो बाहर से पास हो रही है वो नहीं, जो अंदर से पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई सरफेस रखते हैं, सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उसके अंदर से पास होंगी वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी सरफेस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट किसी सरफेस से पास होने वाला जो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। क्लियर? अब मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? हर बार आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो काउंट नहीं करते रहेंगे, क्योंकि दैट आर इमेजिनरी लाइंस, तो दिखाई भी नहीं देती हैं वैसे, तो काउंट कैसे करेंगे? तो मैथमेटिकली इसे कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस। तो इसका दूसरा डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड और पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस, ठीक है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उस सरफेस का। तो मैं यहां पर इस एलिमेंट्री एरिया को देखिए, ये पूरा सरफेस है हमारा, दिस इज होल सरफेस, ये पूरा सरफेस है हमारे पास,
और ये इसका एलिमेंट्री एरिया है। ठीक है, एलिमेंट्री एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। किसका स्केलर प्रोडक्ट होता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड एरिया वेक्टर A। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखने की कोशिश करिए, चाहे तो आप इसको S लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एलिमेंट्री एरिया मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप इस तरह से इसको देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एलिमेंट्री एरिया, तो वो हो जाएगा, देखिए उसको डिनोट कर रहे हैं हम डी फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करने का तरीका होता है डी फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर है ds। ठीक है, इसको अगर आप ओपन कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, ये स्केलर प्रोडक्ट को ओपन करने का फॉर्मूला होता है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए कि इस पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक और एलिमेंट्री एरिया होगा, इधर एक और एलिमेंट्री होगा, यानी आपको सारे एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करना है? ऐड करना है। यानी क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? डी फाई ई का, बिकॉज डी फाई ई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एलिमेंट्री एरिया एंड देयर आर सो मेनी एलिमेंट्री एरिया प्रेजेंट इन दिस सरफेस। तो आपको उन सब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐड करना है, और इस एडिशन के प्रोसेस को ही हम यहां इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surface S। तो सरफेस S से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे डिनोट करेंगे हम फाई ई से। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई ई। अभी कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स या जब आप गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पे इस इंटीग्रेशन के बीच में एक सर्कल बना रखा होगा, वो अलग चीज है कुछ, उसकी बात मैं अभी आगे करूंगा जब मैं गॉस थ्योरम की बात करूंगा, वहां पर मैं उसकी बात करूंगा। तो ये आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा का क्या कर देंगे आप? इंटीग्रेशन कर देंगे। ये आपके पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो छोटे एलिमेंट्री एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस करके आप निकालेंगे, और नेट एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप उसका इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैथमेटिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज हम ऐड कर देते हैं कि अगर इफ मैं करके लिखूं इसको, थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू अगर क्या है? 0 डिग्री है, यानी जो एरिया है, एरिया अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ है, सॉरी, एरिया यहां पर थीटा को 0 बनाने के लिए जो एरिया है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह लिख देते हैं इसे, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं ये केस आपको यहां समझाता हूं अलग से। यहां पर देखिए, इस तरह से समझने की कोशिश करिए। ये एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, उस समय इसका एरिया वेक्टर ये है, देखिए ऐसा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 एंगल अभी क्रिएट कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? 0 एंगल। तो उस समय एरिया जो है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो उस समय cos 0 इक्वल टू होता है 1, यानी कि जो फाई ई है वो ई ए होगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी। यानी थीटा इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पास करेगा। और थीटा इज इक्वल टू 0 किसके लिए? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, उसके लिए एंगल 0 है, लेकिन एरिया अपने आप उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड
देखिए इस तरह से कर दें हम, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, एरिया अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर देखिए अब आप ऊपर की तरफ आ गया है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अब आप देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिनिमम हो गई है, तो यानी कि अगर थीटा 90 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इस समय जो है एरिया पैरेलल है या अलोंग है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इस कंडीशन में cos 90 जो है वो 0 होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 होगा। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, या 0 ना भी हो तो मिनिमम वो हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया के ओरिएंटेशन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिपेंड करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी व्हिच आल्सो डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई एरिया इज वेक्टर इन दिस केस। यहां पे एरिया आप क्या होगा, वेक्टर होगा, वैसे वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है एक, ठीक है। अब और आगे बात करते हैं, इसके यूनिट की बात भी कर लेते हैं। यूनिट, तो यूनिट में कोई ज्यादा खास बात नहीं है, ई डॉट ए या एस इसका फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सो ओवरऑल यूनिट आ गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका यूनिट है, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। डायमेंशन भी इसका निकाल लेते हैं हम, तो डायमेंशन इसका हो जाएगा न्यूटन का डायमेंशन mL/t-2, मीटर का डायमेंशन L2 अपॉन कूलम का डायमेंशन AT। तो ओवरऑल डायमेंशन हमारे पास आ जाएगा mL3T-3A-1, ये इसका डायमेंशन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया ओरिएंटेशन मैथमेटिकली क्या होता है, कैसे मैक्सिमम कैसे मिनिमम होगा, और ये उसका यूनिट एंड डायमेंशन। अब आप समझने की कोशिश करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन जनरेट करता है, चार्ज। अगर किसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज मैंने रख दिया है +q, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये देखिए इस तरह से निकल रही हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब आप देखिए कि इस एरिया से भी पास हो रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया S या इस सरफेस S से पास हो रही हैं। यानी जब ये चार्ज इस सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं सरफेस से, यानी उसका कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको बताने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक थ्योरम बनी है जिसका नाम है गॉस थ्योरम। तो अब हम उसी की बात करते हैं आगे कि गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या बात करती है, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, अब उसे देखते हैं। देखिए हमारे पास ये कोई चार्ज है सपोज, और ये एक हमने स्फेरिकल सरफेस के अंदर इसको बंद कर दिया है, या हमने एक क्यूबिकल सरफेस के अंदर इसको बंद कर दिया है। इस तरह से देखिए ये, तो इस क्यूबिकल सरफेस या इस स्फेरिकल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये इसकी बात करती है। तो इस क्यूबिकल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है इसलिए इस क्यूबिकल सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इस सरफेस का जितना भी नेट चार्ज इसके अंदर है Q, उस Q का 1/ε0 टाइम्स होगा इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही ये भी एक क्लोज सरफेस है, तो इसके अंदर भी नेट चार्ज कितना है, Q है, और इस Q का आप कर लीजिए 1/ε0 टाइम्स, वही इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। अगर मैं कोई सिलिंड्रिकल सरफेस बना देता हूं, मेरे पास अगर कोई सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर भी +q चार्ज रखा हुआ है, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा Q × 1/ε0 टाइम्स, ठीक है। तो बस यही ये थ्योरम है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस
is 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed by that surface। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? तो ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर, सरफेस के अंदर या सरफेस का जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो तब ये होगा phi e इज इक्वल टू q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट k। तब ये इतना होगा। अगर क्या है, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज k, अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो तब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होगा। अदरवाइज फ्री स्पेस और वैक्यूम में और एयर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होता है। किसका? क्लोज्ड सरफेस का। ये सिर्फ क्लोज्ड सरफेस की बात करती है गॉस थ्योरम, ये किसी और चीज की बात नहीं करती है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया हो क्या कहती है गॉस थ्योरम? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed by that surface। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके डेरिवेशन की बात करते हैं कि वो कैसे होता है। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास, और इसके अंदर सेंटर पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, ओ इसका सेंटर है, और यहां से आर डिस्टेंस पर देखिए, ये इसकी रेडियस है, स्फीयर की रेडियस है कितनी? आर। यहां सरफेस पर एक पॉइंट है पी, और इसके अराउंड ये एक एलिमेंट्री एरिया है देखिए, और इस एरिया का एरिया वेक्टर जो है वो है वेक्टर डी ए यहां पर, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई। यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमें कंसीडरेशन में आपको ऐसे ही लिखना है बच्चों, लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r एंड ए प्लस q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सरफेस o। ठीक है, एंड देयर इज ए एलिमेंट्री एरिया dA अराउंड P on the circumference and electric field at P is E। तो सबसे पहले E की वैल्यू की बात कर लेते हैं, E कितना होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो होगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये E की वैल्यू आ गई है यहां पर मैं एक r कैप यूनिट वेक्टर लगा देता हूं अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो, अदरवाइज इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ इतना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एलिमेंट्री एरिया, क्योंकि हम सबसे पहले एलिमेंट्री एरिया का निकालते हैं और फिर उसके बाद पूरे सरफेस का निकाल लेते हैं, पूरा क्लोज सरफेस जो हमारा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट्री एरिया। तो एलिमेंट्री एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए क्या होता है फॉर्मूला, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट, जो उसका एरिया वेक्टर है और वो एरिया वेक्टर है डी ए, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और अब आप वहां पर देख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है। वहां पर देखिए क्योंकि जो डी ए है वो इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, इसलिए जो थीटा है वो कितना होगा 0, तो cos 0 कितना हो जाता है 1, इसलिए ये हो जाएगा ई डी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं E की वैल्यू को यहां रख देता हूं, E का मैग्नीट्यूड यहां रख दूं अगर मैं, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r स्क्वायर d। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू whole closed surface
स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस, स्फेयर है इसलिए, तो होल क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होगा फाई ई इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन डी फाई ई। और अब यहां पर एक सर्कल बना हुआ इंटीग्रेशन में, ये इसलिए यूज करते हैं जब भी हम यहाँ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सर्किट, किसी क्लोज्ड साइकिल के अलोंग जब इंटीग्रेशन वगैरह होता है तो इस तरह का एक सिंबल यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी। और अब आप देखिए कि ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए, और डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए, सारे डी ए को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे इस स्फीयर का नेट सरफेस एरिया मिल जाएगा। यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं आगे कि इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो उसका है, और वो स्फीयर है इसलिए उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा आपको पता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया होगा। और अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हमारे पास आ गया है, अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं एयर में, सो इन एयर और वैक्यूम के इज इक्वल टू कितना होता है 1, दैट्स व्हाई फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने प्रूव कर दिया है इस क्लोज सरफेस के, ठीक है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एक और तरीका इसमें करने का है जिसमें हम एक रैंडम शेप्ड ये इस तरह का सरफेस लेते हैं और यहाँ पर ये कोई चार्ज हमने रख दिया इस तरह से, और यहाँ पर ये एक एरिया वेक्टर है, यहाँ पर देखिए आप इस तरह से ये r डिस्टेंस पर यहाँ पर है, और ये आ गया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आ गया इसका एरिया वेक्टर d, और यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, और इसने जो यहाँ पर सॉलिड एंगल सबटेंड किया है वो सॉलिड एंगल इसने सबटेंड किया है डी ओमेगा। तो इसको करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये वाला पार्ट इसमें बिल्कुल सेम एज इट इज रहता है यहां तक, ठीक है। अब यहां पर आगे हम जब इसको यहां पे वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू रखने के साथ यहां पर देखिए जब हम ये cos थीटा यहां पर जीरो नहीं होगा, यहां पर ध्यान रखिए आप, थीटा वहां पर जीरो नहीं है, तो ये cos थीटा वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। तो यहां पर फाई ई इज इक्वल टू, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं थोड़ा सा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, देखिए इस तरह से, और ई को मैंने बाहर ले लिया, या आप यहाँ ई को आप चाहे तो वैल्यू रख लीजिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और अब आप देखिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है डी ओमेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा। और कोई भी क्लोज्ड सरफेस अपने अंदर किसी पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है 4 पाई, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 पाई, और अब हमारा फाइनल आंसर आ गया है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और फिर के इक्वल टू 1 एयर के लिए, तो कितना हो जाएगा आंसर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई रैंडम शेप का सरफेस है तब भी हमारा आंसर वही आ रहा है, और अगर हमने स्फेरिकल क्लोज सरफेस लिया था तब भी हमारा आंसर वही आ रहा है। इसलिए कोई भी क्लोज सरफेस हो उसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q वो चार्ज है जो उसके अंदर है, जो सरफेस से एनक्लोज्ड है, ठीक है। तो ये हमने गॉस थ्योरम प्रूव कर दी है दोनों तरह के सरफेसेस के लिए, रैंडम शेप्ड और स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप दोनों में से वो कर सकते हैं। जब आप रैंडम शेप वाले के लिए करेंगे ध्यान रखिए यहां तक का पार्ट सेम है बिल्कुल, और इससे आगे का पार्ट आपको ये करना है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस वो इस तरह से होगा रैंडम शेप वाले के लिए, बाकी के लिए स्फेरिकल में आप इस तरह डेरिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गॉस थ्योरम की प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे।
तो अब बात करते हैं बच्चों प्रॉब्लम्स ऑफ गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो सबसे पहले एक सिंपल सी प्रॉब्लम बनाते हैं, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम, कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, वेक्टर E इज इक्वल टू 2I प्लस J प्लस 3K, और यहां पर एक एरिया हमने रख दिया है, एक सरफेस हमने रख दिया है जिसका एरिया वेक्टर है वेक्टर A या वेक्टर S इज इक्वल टू, आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, I प्लस 2J प्लस K। और अब वो कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, आप ये बताइए। बहुत सिंपल है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या होता है, फाई E इज इक्वल टू E डॉट S। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करना है, यानी 2I प्लस J प्लस 3K डॉट I प्लस 2J प्लस K। ठीक है, तो देखिए आपको तो स्केलर प्रोडक्ट करना आता ही है, I वाला I के साथ, J वाला J के साथ और K वाला K के साथ। I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K 1 हो जाता है। यहां पर आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा, I J K की फॉर्म अब नहीं आएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। फाई E की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से पास होगा जिसका एरिया वेक्टर ये है और जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये पहली टाइप की प्रॉब्लम है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। एक और प्रॉब्लम इसमें होती है जिसमें चार्ज से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास एक स्फीयर हमको दे दिया और इस स्फीयर के अंदर चार्ज रखे हुए हैं, दो चार्ज, एक रखा हुआ है प्लस Q, एक रखा हुआ है प्लस 2Q, एक रखा हुआ है माइनस Q। अब वो आपसे बोलेगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका बताओ कितना होगा। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई E इज इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्लोज सरफेस, और Q क्या है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस, और नेट चार्ज इसके अंदर तो अलग अलग चार्जेस हैं, तो किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो इंडिविजुअल चार्जेस का सम होता है। तो सबसे पहले हम Q नेट निकाल लेंगे, यानी इन सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे, Q प्लस 2Q माइनस Q, फाइनल आंसर आ रहा है 2Q, इसलिए फाई E इक्वल टू होगा 2Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इस सरफेस का नेट चार्ज। अब अगर इसी में एक और प्रॉब्लम बना देता है कि यहां पर ये देखिए इस तरह से एक सरफेस आपको देगा, यहां रखा हुआ है चार्ज Q और 3Q और माइनस Q या माइनस 2Q प्लस 4Q, यहां पे रखा हुआ है 5Q, यहां रखा हुआ है Q। इस तरह की प्रॉब्लम, इस पर आपको क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है उस सरफेस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सरफेस के लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे Q नेट, और Q नेट होता है एनक्लोज्ड बाय सरफेस, यानी सरफेस के अंदर, बाहर वाला चार्ज आप छोड़ देंगे, तो अंदर वाला चार्ज देखिए क्या है, Q प्लस 3Q प्लस 4Q माइनस 2Q, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 2 5 6Q, ये आपका आ गया Q नेट। तो अब आपका आ जाएगा फाई E इज इक्वल टू कितना, 6Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए वो आपको Q की वैल्यू दे सकता है, जैसे वो Q की वैल्यू कह देता है कि सपोज Q इज इक्वल टू है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फाई E इज इक्वल टू देखिए 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12। तो ये आपका आंसर आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में एक और सवाल देखिए अब आप कैसे बनता है कि आपके पास दो सर्कुलर सरफेस हैं, इस तरह से देखिए, और यहां रखा हुआ है चार्ज Q, ठीक है, यहां रखा हुआ है चार्ज 2Q, ठीक है, इस तरह से, और अब वो आपसे कहेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 एंड S2। तो सबसे पहले आप S2 की बात करेंगे फॉर S2,
तो S2 के लिए जब आप बात करेंगे 5e2 मैं इसे लिख रहा हूं, उसके अंदर सिर्फ एक ही चार्ज है Q, तो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आप बात करेंगे S1 के लिए, तो फॉर S1 उसके लिए मैं लिख रहा हूं 5e1, तो बताइए वो कितना होगा। उसके अंदर दो चार्ज हैं 2Q एंड Q, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारे पास जब हम क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे, तो 5e1 अपॉन 5e2 इक्वल हो जाएगा 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमारा रेशो आएगा 3:1। ठीक है, देखिए इस तरह का भी सवाल होता है। तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं गॉस थ्योरम की। अभी और प्रॉब्लम्स देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, अब एक प्रॉब्लम आती है क्यूब प्रॉब्लम। उस क्यूब प्रॉब्लम में आपसे क्या बात वो करता है। देखिए हमारे पास एक क्यूब है, देखिए ये, और इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है +Q। ठीक है, अब आपसे वो पूछेगा इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए कितना होगा। सो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 5E इज इक्वल टू वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट सुनिए, इसी सवाल में वो एक चीज आगे ऐड कर दें कि इफ क्यूब को हटाकर क्यूब को रिप्लेस कर दिया है स्फीयर से, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरफेस अभी भी क्लोज सरफेस है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से उतना ही रहेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस है वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड हो रखा है, बस। तो क्यों चार्ज एनक्लोज हो रखा है, स्फीयर हो क्यूब हो, इतना ही रहेगा। ये बात मैंने पहले भी कर ली थी वैसे। ठीक है, अब इस पर आइए आप। दूसरा पॉइंट जो पूछता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस, एक फेज से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए अब कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स ऑफ 6 फेसेस। 6 फेसेस, क्योंकि 6 फेस है इसके पास, इसलिए 6 फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए वन फेस का कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया। अगर वो 2 फेस का पूछेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3 फेस का पूछेगा मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसी प्रॉब्लम में कुछ केसेस बनाए जाते हैं, और कि अगर चार्ज को सेंटर से हटाकर, चार्ज को हटा रहे हैं इस बार, क्यूब को नहीं हटा रहे, ध्यान रखना, चार्ज को सेंटर से हटाकर एक फेस पर ही रख दे, एक फेस पर रख दे। तो अब आप इस फेस में समझ रहे होंगे। देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया बीच में, यानी आधा चार्ज अंदर है और आधा चार्ज बाहर है। तो क्यूब के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्यूब। ठीक है, सबसे पहले बात करें एट फेस। ठीक है, पहला केस में बना रहा हूं एट फेस। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्यूब हो जाएगा Q अपॉन 2, हाफ चार्ज। अगर इसका चार्ज Q है तो इसको कितना मिलेगा, 1 अपॉन 2, Q अपॉन 2। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हो जाएगा 5E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स उसका। ठीक है, यानी इस समय जो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस का क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज, और चार्ज कितना है इस समय, Q/2। Q रखा हुआ है लेकिन आधा Q बाहर है, जो उसके अंदर है वो Q/2 है, इसलिए। दूसरा केस इसी में आता है कि अगर चार्ज एक कॉर्नर पर रख दे, एट कॉर्नर, तो उस समय जो चार्ज एनक्लोज होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्यूब, वो होगा 1/8 ऑफ क्यूब, Q/8। अगर चार्ज यहां पर रखा हुआ है बच्चों, इस कॉर्नर पर देखिए, तो ये 1/8 इसको मिलेगा, Q/8 इसके अंदर आएगा, बाकी चार्ज के बाहर रहेगा। देखिए वो ऐसा हिसाब है इसका, वो समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां पर देखिए, एक और कॉलम इसके बगल में अगर मैं बना दूं और एक इसके पीछे बना दूं, तो ये 1 2 3 और 4 चार वो बन रहे हैं यहाँ पे,
तो इसको मिलेगा 1/4, इसको मिलेगा 1/4, इसको मिलेगा 1/4। अब आप कहेंगे तो इसको तो q/4 मिलना चाहिए, तो आप तो q/8 लिख रहे हैं, क्योंकि 4 इनके ऊपर भी हैं, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, तो टोटल कितने क्यूब हो गए? 8। यानी कि एक कॉर्नर 8 क्यूब्स को क्या कर रहा है, उनके साथ एसोसिएटेड है। तो एक को कितना मिलेगा? 1/8। पूरा क्यूब 8 के साथ है, इसलिए 1 को मिलेगा 1/8 यानी q/8। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो होगा q/8 इंटू 1/ε0। अगर कहां रखा हुआ है? कॉर्नर। तीसरा पॉइंट इसमें आता है एट एज सेंटर। अगर एज पर रखा हुआ, यहां पर देखिए, ये यहां पर, तो जब एज पर रखा होता है तो जो चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्यूब, वो होगा हमारे पास q/4, क्योंकि एक एज जो है वो 4 क्यूब के साथ एसोसिएटेड होगी। देखिए ये वाली जो एज है 1 2 3 4 क्यूब के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए एक को मिलेगा q/4। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो आएगा q/4 इंटू 1/ε0। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कॉर्नर पे रखेंगे तो कितना होगा, फेस पे रखेंगे तो कितना होगा, और एज पे रखेंगे तो कितना होगा, और अगर उसके अंदर चला जाए तो कितना होगा। ठीक है, तो ये कुछ और प्रॉब्लम है। अब इसकी एक और प्रॉब्लम होती है जिसमें एक्सिस का रोल होता है और उसमें चार्ज बाहर रखा हुआ है और सरफेस में तब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसको अब हम देखते हैं आगे। देखिए इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम की बात करता हूं मैं, जिसमें हमारे पास आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है E = 5I कैप। अब इसका मतलब आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और दूसरा वो कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, 5I कैप लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेट चेंज होने के साथ उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1 2 3 एंड 4, यहां पर एक सिलेंडर रखा हुआ है हमारे पास, एक सिलिंड्रिकल सरफेस ये रखा हुआ है इस तरह से। देखिए अब आप ये 1 2 3 4, और अब आपको इस सिलेंडर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए इसको, सवाल को करने का तरीका कैसे। यहां इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज कहीं बाहर है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और इसमें इस सिलेंडर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ होगा E, और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ आएगा dA, क्योंकि एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होता है सरफेस के। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है E, लेकिन एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा आउटवर्ड ऑफ द सरफेस dA। यहां पर आ जाइए, देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E, और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा dA। ठीक है, तो अब आप समझने की कोशिश करिए, यहां पर जो थीटा है वो 180 डिग्री है, यहां पर जो थीटा है वो 0 डिग्री है, और यहां पर जो थीटा है वो 90 डिग्री है। तो तीनों अलग अलग से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। और इस रेक्टेंगुलर इस सर्कुलर पार्ट का जो एरिया है, नेट एरिया, वो A है। नेट एरिया सर्कुलर पार्ट का कितना है, A है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं सिलिंड्रिकल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सिलिंड्रिकल फेस, जिसको मैं लिख रहा हूं φE1। देखिए φE1 = होगा इंटीग्रेशन E dA cos 90, क्योंकि यहां पर एंगल कितना है, 90। cos 90 कितना होता है, 0, इसलिए पूरा कितना हो गया, 0। अब आ जाइए दूसरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सर्कुलर फेस 1, ये है 1, ये फेस क्या है 1, ये फेस क्या है 2। ठीक है, तो वो हो जाएगा φE2 = इंटीग्रेशन E dA cos 180 डिग्री, ये हो जाएगा -E इंटीग्रेशन dA। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए माइनस यहां पर आ गया,
अब आप देखिए इंटीग्रेशन डी ए करके इस टोटल सर्कुलर एरिया यानी ए, तो ये आ गया ई ए माइनस में, ये आ गया आपका फाई ई टू। अब ऐसे ही आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सर्कुलर फेस 2, तो वो हो जाएगा फाई ई थ्री इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो ई आ गया यहां पर बाहर, कॉस 0 होता है 1 यानी इंटीग्रेशन डी ए, और आंसर आ गया हमारा ई ए। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिलेंडर का अब हो जाएगा, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू फाई ई वन प्लस फाई ई टू प्लस फाई ई थ्री, और आप तीनों को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर 0 आएगा। तो यहां कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आंसर 0 है इसलिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसी प्रॉब्लम की दूसरी प्रॉब्लम पे बात करते हैं। ऐसी ही वो प्रॉब्लम है लेकिन कुछ चेंज है उसमें क्या चेंज है वो उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए ये मेरे पास इस तरह से, देखिए ये एक्सिस सिस्टम बना लिया मैंने, लेकिन यहां पर जो E की वैल्यू है वो अब थोड़ा सा चेंज हो गई है, 5xi E की वैल्यू है। अब आप समझ गए होंगे, यहां पर जो E की वैल्यू है वो x के चेंज होने के साथ चेंज होगी। ठीक है, और अब यहां पर बना लेते हैं अपना जो सिस्टम है हमारा 1 2 3 4। देखिए, और ये मैं सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। ये इस तरह से देखिए, और अब फिर से वही करना है हमें। यहां पर E आ गया इधर और DA भी आ गया है इधर, और यहां पर E आ गया है इस साइड और DA आ गया है इस साइड, और यहां पर E आ गया इस साइड और ये हो गया DA। तो यहां पर जो थीटा है वो 90 डिग्री है, यहां पर जो थीटा है वो 0 डिग्री है, और यहां पर जो थीटा है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं फाई ई1। फाई ई1 किसके लिए? फॉर सिलिंड्रिकल फेस। सिलिंड्रिकल फेस के लिए हम निकाल रहे हैं फाई ई1। तो फाई ई1 बताइए कितना होगा? फाई ई1 होगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90 डिग्री, जो कि आएगा कितना? 0। फिर हम निकालते हैं फॉर सर्कुलर फेस 1 के लिए, ये है 1, ये है 2। तो फाई ई2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ई की वैल्यू रख दी मैंने 5x डी ए कॉस 180 डिग्री, ये माइनस यहाँ पे आ गया है इंटीग्रेशन डी ए, और इसका टोटल एरिया है a माइनस 5 इंटू एक्स की कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, तो x की जगह आ जाएगा 1, डी ए की जगह आ जाएगा a, तो आंसर आ गया -5a, ये आ गया 5e2। फिर हम निकालेंगे फॉर सर्कुलर फेस 2 के लिए। सर्कुलर फेस 2 पर आ जाते हैं, 5e3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, E की वैल्यू आ गई 5x, DA की वैल्यू आ गई a, और इसके लिए 2 कितना है यहीं पर लिख रहा हूं बच्चों, x इक्वल टू वहां पर 4 है, यहां पर x इक्वल टू 1 था, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू a यानी कि 20a। और अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए कितना होगा? 5e इज इक्वल टू 5e1 प्लस 5e2 प्लस 5e3, तो बताइए कितना आ जाएगा? 5e इज इक्वल टू 0 प्लस -5a प्लस 20a, और कैंसिल होकर आ गया 15a। अब आप यहाँ पे देखिए a को आप a का हो सकता है आपके पास कोई मैग्नीट्यूड हो इस एरिया का, तो वो आपको बोले कि ये जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, तो आप 1 रख लीजिए, 15 आपका फ्लक्स हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ये आपका फ्लक्स हो गया है।
तो दोनों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स जीरो हो रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा। और यही क्वेश्चन क्यूब के लिए भी पूछा जाता है, सिलेंड्रिकल की जगह वो सिलेंडर की जगह क्यूब भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड उसकी प्रॉब्लम्स, इस तरह की इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब यहां पर मैं एक टर्म और ऐड कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये टर्म मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और ई इज इक्वल टू यहां से देखिए अब आप फाई ई अपॉन ए में लिख सकता हूं, जो कि होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और ये किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। क्योंकि अगर आप यहां पे एरिया को यूनिट कर देंगे तो E इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात हम करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। और बाकी ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होंगी कैसे करनी है, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो और इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले बच्चों देखिए, अब इसकी बात करते हैं। गॉस थ्योरम के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और इन एप्लीकेशन की हेल्प से हम निकालते हैं बहुत सारे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। वो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में होता है। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में आप उसकी हेल्प से कूलम्ब्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से, ठीक है। तो ये सब इसके एप्लीकेशन में आते हैं, जो कि हम बात करेंगे इसके पार्ट 2, इस लेक्चर के पार्ट 2 में हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच, तब तक